हाँ भाई, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। संकल्प सिविल सर्विसेज इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं दरअसल उन विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है और अब उनका इंटरव्यू के लिए चयन हो चुका है। अब निस्संदेह जैसे ही ये रिजल्ट सामने आया तो विद्यार्थी सबसे पहले तलाश करता है कि भाई हमारी इंटरव्यू की तैयारी कौन करा सकता है, हमारे बेहतरीन मॉक इंटरव्यू कहाँ होंगे, इंटरव्यू संबंधी ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स कहाँ होंगे। देखिए, कुछ विद्यार्थी तो इंदौर आ जाते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी जगह को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो टीचर हैं, किसी न किसी जॉब में हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं जिससे हर विद्यार्थी इंदौर आने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो ऐसे सभी तमाम विद्वान विद्यार्थियों के लिए संकल्प सिविल सर्विसेज ने ऑनलाइन असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रारंभ की है। और सबसे पहले तो आप विद्यार्थियों गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संकल्प एकेडमी इंदौर के नाम से हमारा एक ऐप बना हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर के हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स हैं उनको सुने और उसके बाद तय करें कि ये जो टीचर्स जो डेमो क्लास में पढ़ा रहे हैं क्या ये सक्षम है हमारा चयन करवाने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंटरव्यू है उसकी क्लासेस ऑलरेडी इस ऐप पर प्रारंभ हो चुकी हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लेक्चर्स डले हुए हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारी फीस वगैरह क्या है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, है ना भाई। तो 5,500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक तरीके से बोला जाए ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है और हाइब्रिड भी है। इसको आप हाइब्रिड बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम आपको पूरे लगभग 45 से 50 दिन तक हम आपको इसमें सतत प्रशिक्षण देंगे। 30 दिन तक का जो है कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन ट्रेनिंग होगी आपकी, जिसमें पूरा डेफ एनालिसिस किया जाएगा। और 10 से 15-20 दिन तक का आपका सब्जेक्ट ट्रेनिंग होगी। आपका जो भी विषय है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी विषय है उन सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आपको 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग देगा। और जब आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो नेचुरली आपको फाइनल इंटरव्यू देने के लिए इंदौर तो आना ही पड़ेगा। तो जब भी आप इंदौर आएंगे तो हम आपका इंदौर में 2 से 3 मॉक इंटरव्यू हमारे सेंटर पर आयोजित होंगे। और इसके अलावा जब आप हमारे सेंटर पर पधारेंगे तो आपका एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी होगा। इसी फीस में 5,500 में हम आपको 45 दिन तक ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और इंदौर आने के बाद आपको 4 से 5 दिन की एक क्रैश कोर्स भी देंगे और 2 से 3 मॉक इंटरव्यू देंगे। और अगर आपको लगता है कि 2 से 3 मॉक इंटरव्यू में अभी हमें थोड़ी और कमी है, हमें और इंटरव्यू चाहिए, तब आपको 2-3 मॉक इंटरव्यू और दे देंगे, है ना भाई। ये सब चीज़ जो है 5,500 रुपये में। तो कुल मिलाकर के आपकी क्लास पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं है और पूरी तरीके से ऑफलाइन भी नहीं है। ये एक्चुअली हाइब्रिड मोड की क्लास है, ओके, जो आप लोग के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इंदौर तो आना ही है फाइनली। जब भी आप इंदौर आएँ तो आप क्लास भी ले लीजिए और अपने मॉक इंटरव्यू दे दीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और संकल्प एकेडमी इंदौर का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कोर्स है, जो हाइब्रिड मॉडल का जो कोर्स है, ये किस तरीके से होगा। उसमें जो मुख्य प्रशिक्षक हूँ मैं खुद हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संजीव वैद्य है और पिछले 27 सालों से सिविल सर्विसेज और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ और लगभग 10-15 साल से मैं साक्षात्कार प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मैं फिलहाल में संकल्प एकेडमी के साथ एसोसिएट हूँ मैं। और इसी संकल्प एकेडमी में हमने जो 2023 के जो 22-23 के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उसमें 28 बच्चे हमारे पॉलिटिकल साइंस में सेलेक्ट हुए हैं, 13 बच्चे हमारे सोशोलॉजी में सेलेक्ट हुए हैं, 9 बच्चे हमारे इकोनॉमिक्स में सेलेक्ट हुए हैं। अभी जूलॉजी केमिस्ट्री के इंटरव्यू के रिजल्ट आना बाकी हैं। तो नेचुरली हम लोग इस बार शतक लगाएंगे और आप लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें हम लोग शतक नहीं, हम लोग दोहरे शतक का प्लान कर रहे हैं और हो सकता है ईश्वर की कृपा से 13 शतक भी लग जाए, उसमें आप लोग भी शामिल होंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी क्लास की प्रोसीजर क्या होगी और उसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे।
देखिए मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। 60 से 70% आपका विषय और लगभग 20 से 30% आपका डेफ है ना, डेफ एनालिसिस। ये जो डेफ है ना आपका, जिसको व्यक्तिगत विवरण पत्रक बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका इंटरव्यू है, यही आपका सिलेबस है, राइट। तो इसका भी हम एनालिसिस करेंगे, ये कॉमन क्लास में होगा। डेफ एनालिसिस कॉमन क्लास में, और सब्जेक्ट एनालिसिस हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा। हमारे पास हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, कुछ शासकीय कॉलेजेस में हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले टीचर हैं, लेकिन हैं सब वरिष्ठ टीचर, सब सीनियर मिलेंगे आपको। कम से कम 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। तो आप देखना है कि अनुभवी शिक्षक के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लेमेंस का हमारे क्लासेस में कोई स्थान नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम इसमें करेंगे क्या। पहले जो आपके लगभग 30 दिन तक जो आपका लेक्चर होगा, उसमें डेफ एनालिसिस होगा, व्यक्तिगत विवरण पत्रक का इसमें पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा, है ना। व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपके सामने स्पष्ट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका आता है नाम, है ना। देखिए इस समय इंटरव्यू जो चल रहे हैं, कुछ इंटरव्यू में 5 पेज वाला डेफ चल रहा है, कुछ इंटरव्यू में 1 पेज वाला डेफ चल रहा है। तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आपसे वो कौन सा डेफ लेते हैं। अगर आपसे सिंगल पेज वाला डेफ ले रहे हैं तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपना सिर्फ नाम बताना है, सरनेम नहीं बताना है, पिताजी माता का जी का भी नाम नहीं लेना है। सीधे अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी हॉबी क्या है। सिंपल इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर 5 पेज वाला डेफ आपसे लिया जाता है तो आपको इसमें पूरा नाम बताना है, अपना नाम बताना है, माता पिता का नाम बताना है, गृह जिला बताना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, अपनी हॉबी बताना है ना। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो पहला जो लेक्चर है हमारा, वो सबसे पहले आप देखेंगे 5 पेज वाले डेफ में कॉलम नंबर 8 पर आवेदक का नाम आता है, हिंदी में इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो नाम ही आपकी पहचान है। विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, नाम में क्या रखा है। लेकिन आज का समय तो अलग है भाई। आज तो पूछा जाता है नाम ही सब कुछ है, नाम ही मेरी पहचान है, और नाम गुमनाम हो जाए तो मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आपका नाम आपकी पहचान है। तो सबसे पहले आपको अपने नाम को क्लियर करना है कि आपका जो भी नाम है उस नाम का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। आपका जो भी नाम है उसका कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अवश्य होगा। आपका जो भी नाम है उस नाम से रिलेटेड जो भी वीआईपी पर्सनालिटीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आर्ट एंड कल्चर में, एजुकेशन में, जिस भी क्षेत्र में कुछ पर्सनालिटीज़ है तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सपोज कीजिए आपका नाम अटल चतुर्वेदी है, तो जैसे आपका नाम सामने आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आ जाते हैं सब। अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नहीं पता है, मतलब आपको अपना नाम तैयार नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम तैयार करना है ना। आपको नहीं तैयार करना है, हम तैयार करवाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अब ये जो जितने क्वेश्चंस हैं ये हम आपको पढ़ाएंगे, इनके आंसर्स भी देंगे। फिर आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डेफ से रिलेटेड हर प्रश्न के जवाब भेजे जाएंगे। उसमें फैक्ट मटेरियल भेजा जाएगा, स्टडी मटेरियल, जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। वो सतत आपको मिलता रहेगा। ओके, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चे और ऑनलाइन क्लास के बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम मटेरियल में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम जो ऑफलाइन क्लास में जो मटेरियल दे रहे हैं वही मटेरियल हम आपको ऑनलाइन क्लास में उपलब्ध करा देंगे। ओके, अंतर सिर्फ मीडियम का है। ऑफलाइन वाला बच्चा सामने बैठा है, ऑनलाइन वाला बच्चा इधर बैठा है, अपने घर पे मोबाइल और लैपटॉप पे बैठा है। लाइव क्लास होती है तो कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसा हम उनको पढ़ाते हैं वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। अगर उसके बाद भी कुछ कमी पेशी नज़र आती है तो मैंने आपको कहा है कि भाई ऑनलाइन बैच क्लास कंप्लीट होने के बाद आप 4 से 5 दिन का क्रैश कोर्स यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू तो आपके ऑफलाइन ही होंगे, क्रैश कोर्स आपका ऑफलाइन ही होगा। तो कोई अंतर नहीं होगा दोनों में। आप चाहें तो इंदौर आ सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास में, नहीं आना चाहें
तो आप अपने ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम तैयार करवाएंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आती है, भाई जन्म दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपका जन्म जिस भी तारीख को, जिस भी माह को, जिस भी वर्ष में हुआ है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हो सकता है आपका जन्म जिस दिन हुआ हो उस दिन किसी महान देश में कोई बहुत बड़ी क्रांति हुई हो, किसी बहुत बड़े देश का नेशनल इंडिपेंडेंस डे हो भाई। कईयों का जन्म 4 जुलाई को होता है, तो अमेरिका का नेशनल डे भाई, है ना। बोस्टन टी पार्टी की घटना से अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, 4 जुलाई को हुई थी ये घटना। 14 जुलाई किसी का है तो फ्रांस का नेशनल डे है, इस दिन बास्टील के किले का पतन हुआ था और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो आपकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है आपकी, है ना। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ तैयार कराई जाएगी, ओके। फिर आपका जन्म जिला, आपका जन्म जिला, है ना, आपका जन्म किस जिले में, उस जिले की किस तहसील में और किस गांव में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह जिला बोलते हैं इसको, है ना। तो आपके जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मध्यप्रदेश के जिस भी जिले में जन्मे हो उस जिले की अपनी अपनी विशेषताएं, भाई ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना हो। यकीन मानिए मध्य प्रदेश जो है ना कला संस्कृति से समृद्ध क्षेत्र है साहब। आप अलीराजपुर में जन्मे हो, चाहे भिंड में जन्मे हो, चाहे टीकमगढ़ में जन्मे हो, जिस भी जिले में आपका जन्म हुआ है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस जिले से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और हम आपको तैयार करवाएंगे। तैयार कराना हमारी जिम्मेदारी है, लेक्चर भी देंगे और आपके व्हाट्सएप पर आपके नोट्स भी आ जाया करेंगे। अगर आपको इस पर भी कोई डाउट हो तो आप तो क्वेश्चन डाल दीजिए ना व्हाट्सएप पर, वो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हम आपके डाउट भी क्लियर कराएंगे, ओके। तो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, आपके नोट्स भी आपके पास मिल जाएंगे और आपका गृह जिला भी तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए हो सकता है आपके डेफ में 3 जिले दिख रहे हैं ना। एक तो जन्म जिला तो देखा आपने, वर्तमान डाक का पता कोई अलग जिला होगा, स्थायी पता कोई अलग जिला होगा, तो 3 जिले आपके डेफ में आ जाएंगे। तीनों तैयार कीजिए, मगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका जन्म जिला है। कई कैंडिडेट तो मैंने ये भी देखा कि बोले साहब हमारा तो सिर्फ उस जिले में जन्म हुआ था, फिर 10-15 दिन बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, हम उस जिले को छोड़ के चले आए, फिर उसके बाद में कभी अपने जिले गए ही नहीं। सो व्हाट, इससे आपका जन्म जिला बदल तो नहीं जाएगा, जन्म जिला तो वही रहेगा जहां पर आपका जन्म हुआ है, तो उसको तो आपको तैयार करना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्थायी पता आपका जिस जिले में पड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जिले तैयार कराने की जिम्मेदारी तो हमारी है भाई, ओके। आप जितना अपने लेवल पर कर सकते हैं कर लीजिए, बाकी पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी तो आपको जो है संकल्प एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन क्लास में आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल्स, राइट। फिर इसके बाद आप देखिए मेरे पास आपका डेफ है 19वां जो कॉलम है, 5 पेज वाले डेफ में 19वां कॉलम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड कैसा है ये डिपेंड करता है, ये आपके इससे डिपेंड करता है। तो आपके जो एजुकेशनल वाला जो कॉलम है उसमें अगर कुछ अनयूजुअल चीज़ दिखेगी तो प्रश्न बनेगा। सपोज कीजिए आपने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया, तो प्रश्न बनता है भैया इंजीनियरिंग करने के बाद आपने एमए क्यों किया? साइंस के स्टूडेंट इतने अच्छे होकर के आप ह्यूमैनिटीज़ में क्यों आ गए? आपके पास वाई क्लियर होना चाहिए। प्रश्न सब जायज है लेकिन वाई क्लियर होना चाहिए, तो आपको ईमानदारी से अपना जवाब देना पड़ेगा। देखिए ब्लफिंग मत कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। वो बड़े सीनियर लोग हैं, वो आपकी आंखों में आंखें देख करके पहचान जाएंगे कि बंदा बेवकूफ़ बना रहा है, ओके। यूपीएससी में तो बाकायदा जब इंटरव्यू होते हैं तो कोने में एक बंदा बैठा रहता है मोटा चश्मा पहने, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नाक पे चश्मा रहता और ऐसे देखता रहेगा आपकी तरफ। आपने जैसे ही झूठ बोला वो पकड़ लेगा, आपने जैसे ही ब्लफिंग की वो पकड़ लेगा, आप घबराए किसी प्रश्न के जवाब में वो पकड़ लेगा। तो वहाँ तो साइकोलॉजिस्ट बैठता है, एमपीपीएस में साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठता, लेकिन जितने मेंबर बैठे हैं वो किसी मनोचिकित्सक से कम नहीं है, वो बहुत दीर्घकालिक अनुभव है उनके पास। तो ईमानदारी से बता देना भाई साहब कि बी करने के बाद मैंने एमए क्यों किया, बीएससी करने के बाद मैं एमए में क्यों आया, रीजन क्लियर होना चाहिए। वाई अगर क्लियर नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और वाई क्लियर है तो कोई समस्या नहीं है। नहीं क्लियर है हम करा देंगे क्लियर आपका वाई। क्या मॉडल आंसर हो सकता है इसका हम आपको बता देंगे, ओके। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने पीएचडी किया है
तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पीएचडी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बोले साहब हमने तो पीएचडी किया ही नहीं है, सो व्हाट, आपसे पूछेंगे भविष्य में पीएचडी तो करना ही पड़ेगा ना, आपको मजबूरी है भाई। आप हायर एजुकेशन सर्विसेज में जा रहे हैं और आपको भविष्य में प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना तो पीएचडी करना पड़ेगा। तो भविष्य में तो करेंगे ना पीएचडी। किस विषय पर सोच रखा आपने पीएचडी करने का, बता दीजिए। बोले साहब मैं तो अपने गृह जिले की एक समस्या है, मैं उसके ऊपर, मैं राजगढ़ का हूँ, मेरे राजगढ़ जिले की एक समस्या नातरा झगड़ा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा साहब। मैं भिंड जिले का हूँ, मेरे भिंड जिले की समस्या है मातृत्व मृत्यु दर, शैक्षणिक समस्या, मैं इसके ऊपर पीएचडी करूंगा। ओके। मैं धार झाबुआ अलीराजपुर का हूँ, वहाँ की 3 समस्याएं हैं, उसके ऊपर मिशन 3D प्रोजेक्ट काम चल रहा है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। आप अपना क्षेत्रीय विषय उठाइए, ये नहीं कि आपने इंटरनेशनल उठा लिया, बोले साहब गाजा पीस प्लान के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा। ऐसी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करना है, आप अपने लोकल की बात कीजिए। तो आप बताइए महोदय मुझे अगर मौका मिला तो मैं इस विषय पर पीएचडी करूंगा। अगर आपकी पीएचडी चल रही है तो पूछ लेंगे भाई क्या विषय है आपका, आपके रिसर्च गाइड कौन है। पीएचडी हो चुकी है तो आपसे पूछेंगे आपका जो सब्जेक्ट है इसका देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान है, ये जो आपका जो रिसर्च है ये देश के किस काम आएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो रिसर्च होते हैं ना वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं। कई लोग तो रिसर्च इसलिए करते हैं साहब नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, समाज में सम्मान बढ़ जाएगा, रुतबा हो जाएगा, गांव में ऐसे ऐसे करके चलेंगे, डॉक्टर साहब आ गए। तो भाई ये तो बड़ा बेकार सा रीज़न है पीएचडी करने का, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, है ना। ये आपके संकुचित दृष्टिकोण को दिखाता है। कई लोगों को लगता है मैं इस रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ मेरा नॉलेज बढ़ जाए, नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, नथिंग एल्स। सोसाइटी को, देश को क्या लाभ हो रहा है इस बारे में तो सब मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अगर आपका रिसर्च विषय ऐसा है जिससे देश को, दुनिया को, सोसाइटी को, आपके शहर को, आपके प्रदेश को लाभ हो रहा है, सरकार आपके रिसर्च को आधार बना करके कोई योजना बना रही है, तो निस्संदेह आपका रिसर्च देश के काम आएगा और आप अमर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कुछ डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्र का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि भाई हमारे ट्राइबल क्षेत्र में कई ट्राइबल के वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जिनको मलेरिया नहीं होता। उनको बड़ा असर हो गया, यहाँ तो मच्छर बहुत है लेकिन इनको मलेरिया क्यों नहीं हो रहा। उनका जब अध्ययन किया गया तो उनमें दूसरी किस्म की बीमारी निकल आई, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे अध्ययन किया उन्होंने, रिसर्च पेपर भेजा सरकार को, नीति आयोग ने पढ़ा और फाइंड आउट किया कि भारत के, विशेषकर उत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों में ये बीमारी जेनेटिकल डिसीज फैली हुई है। आपके रिसर्च से ही पता चला ना उनको। तो उन्होंने उस बीमारी के निदान के लिए एक प्लान बना लिया, नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने शहडोल में किया 2 साल पहले। तो भाई आपके रिसर्च से ही सरकार को समस्याएं फाइंड आउट होंगी और आपके रिसर्च से ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप अच्छा रिसर्च कर रहे हैं तो निस्संदेह आपका रिसर्च एक तरीके से देशभक्ति के काम का है, देश के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और भारत में समस्या यही है, हायर एजुकेशन में बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के रिसर्च का अभाव है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी जिम्मेदार हैं भाई। आप चीन, जापान, रूस, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज इनको देख लीजिए, ये अपने राष्ट्रीय बजट का 10 से 12% तक रिसर्च के ऊपर खर्च करते हैं, शोध के ऊपर। और वहीं आप भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत के बजट में हायर एजुकेशन में रिसर्च के ऊपर 0.6% खर्च होता है बस। तो भाई इसलिए आप देखना नोबेल पुरस्कार विजेताओं में हमारे गिने चुने नाम रहते हैं भाई। आप हर साल के नोबेल पुरस्कार की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें अमेरिकन मिलेंगे, यूरोपियन मिलेंगे, जैपनीज मिलेंगे, इंडियन कितने मिलते हैं? गिने चुने 6-7 भारतीय हैं जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा रिसर्च करो, देश के काम आए, राष्ट्रहित में काम आए, तो आपका रिसर्च भी अमर रहेगा और आप भी अमर रहोगे और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैंने जो रिसर्च किया उसको आधार बना करके शासन ने योजनाएं बनाई है। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए अगर आपने यूजीसी नेट पास किया है ना, यूजीसी नेट पास किया है तो उसका जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा रिसर्च पेज है, पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च,
टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान अभिकल्प किसे बोलते हैं, है ना, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च गाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ आरडीसी, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आपने रिसर्च किया है और आपसे पूछा जाए महोदय आपने रिसर्च करने के लिए जो वेरिएबल्स कलेक्ट किए हैं उन वेरिएबल्स का प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, तो ये आपको फाइंड आउट होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये सब चीजें हम आपकी तैयार करवाएंगे। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, यदि आप किसी प्रेजेंट जॉब में हैं, तो पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेमी गवर्नमेंट जॉब में हैं कि प्राइवेट जॉब में हैं। जिसमें भी हैं, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अवश्य पूछे जाएंगे, राइट। फिर विषय से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाएंगे, खैर वो तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, लेकिन मैं बाकी चीजें बता रहा हूं आपको, है ना। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्येतर गतिविधियां, इसका मतलब ये होता है कि आपने स्कूल और कॉलेज में जब पढ़ाई की है तो सिर्फ पढ़ाई थोड़ी की होगी, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज तो की होगी ना। जैसे कई लोग चेस खेलते हैं, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कई लोग एनसीसी, कई एनएसएस, ये सब काम करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्येतर गतिविधियों में, गैर पाठ्येतर गतिविधियों में आपको इनका उल्लेख करना है और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे एनसीसी लिए तो एनसीसी क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपसे, नेचुरली क्वेश्चन पूछेंगे भाई एनसीसी का मोटो क्या है, एनसीसी का उद्देश्य क्या है, एनसीसी के फाउंडर कौन है। आपने एनसीसी की और आपको एनसीसी के फाउंडर हृदयनाथ कुंजरू के बारे में नहीं पता, तो ये तो ब्लंडर मिस्टेक, ओके। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर हम कराएंगे। अगर आप हमारी क्लास में एडमिशन लेते हैं फिर आपकी पूरी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी होती है, और नहीं लेते तो फिर आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये सब चीज़ें तैयार करना पड़ेंगी, तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे, ओके। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई इसमें, है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर आपकी हॉबी सेक्शन, है ना भाई, अभिरुचि, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिरुचि। फिर ऐसी कोई जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरे भीतर ऐसे क्या क्या गुण हैं कि मैं अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ। और वो गुण असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होना चाहिए, एमपीपीएससी से नहीं। डिप्टी कलेक्टर बनने के गुण नहीं पूछ रहे आपसे, आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के गुण पूछ रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पहला गुण तो ज्ञानवान होना चाहिए, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थी कुछ भी पूछ सकता है क्लास में, तो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, ओके। फिर दूसरा, एक अच्छा प्रोफेसर एक अच्छा ओरेटर होता है। आप देखना अच्छे जो शिक्षक होते हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, वो पब्लिक प्लेस में भी बहुत अच्छे भाषण देते हैं। और एक अच्छा टीचर तो राजनीति में प्रवेश कर जाए तो वहाँ भी सफल हो जाता है। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। मुरली मनोहर जोशी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग से राजनीति में आए और सफल हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर थे। जनता को प्रभावित करने की क्षमता उनके पास कूट कूट के भरी होती हुई। शिक्षक गुणों की खान होता है। फिर आखिरी बात, उसके भीतर पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, वो पढ़ता हो प्रतिदिन। ये नहीं कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो पढ़ाई लिखाई से नाता बंद, नहीं साहब, आपके पास रीडिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। मैंने देखा है जो अच्छी क्वालिटी के उच्च कोटि के जो प्रोफेसर्स होते हैं, रात्रि में 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं, अगले दिन का लेक्चर तैयार कर लेते। भले ही उस विषय को वो 30 सालों से पढ़ा रहे हो, 40 साल से पढ़ा, लेकिन बिना पढ़े बिना नोट्स लिए क्लास में नहीं जाते कभी भी। मैं भी आपकी क्लास में आया हूँ ना, तो जो लेक्चर दे रहा हूँ ये मुझे रटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं नोट्स बना करके लेके आया हूँ क्लास में। मैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं। मुझे अभी भी सीखने की ललक है और अभी भी सीखने की क्षमता है मेरे भीतर। मैं अपने भीतर आज भी एक विद्यार्थी को महसूस करता हूँ, और जिस दिन मेरे भीतर का विद्यार्थी मर जाएगा उस दिन बाहर का शिक्षक भी मर जाएगा। तो फाइंड आउट कीजिए
कि आपके भीतर एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं। नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, संकल्प टीम आपकी मदद करेगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, चयन के साथ भी, चयन के बाद भी। ओके, अभी आप देखना हमारी ऑफलाइन क्लास में एक लेक्चर तो मेरा होता है, एक लेक्चर हमारे एक जैन साहब में उनका होता है। उनके बीच में जो लेक्चर होता है ना, वो कौन लेता है मालूम है आपको? वो कोई टीचर नहीं होता, वो विद्यार्थी जो हमारी क्लास में पढ़ा है, उसने हमसे पूरा साक्षात्कार प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है, मॉक इंटरव्यू लिया है और वो सफल हो गया है। वो उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, वो बीच में आएगा पढ़ाने, आपकी क्लास में भी आएगा। जैसे कल की बात करूं मैं, पहला लेक्चर मैंने लिया और 6 से 7 संयुक्त से 7 बजे हमारा एक स्टूडेंट आ गया, उसका नाम था आशीष उपाध्याय। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में तीज खेड़ी नाम का गांव है, वहां से पढ़ा लिखा लड़का हमारी क्लास में आता था, पूरी ट्रेनिंग ली उसने बकायदा, सिलेक्ट हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर बना सोशियोलॉजी में। और कल आए, बोले गुरुजी आपसे हम मिलने आए हैं। हमने बोला जब मिलने आए हो तो हमारे विद्यार्थी बैठे, इनको संबोधित करो। अब विद्यार्थी बड़े मोटिवेट हुए कि सर, मैंने बताया कि आज से 1 महीने पहले तक ये आपके बीच में ही बैठते थे यहाँ पर, और ऐसे हमारे विद्यार्थी ढेर हैं, डेली एक विद्यार्थी आता है। आज भी एक मिश्रा, क्या नाम है सर लड़के का, कमल ऐसे कुछ मिश्रा है, पॉलिटिकल साइंस से सिलेक्ट हुए हैं, राघवेंद्र मिश्रा। मेरे सामने अभी भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, है ना, राघवेंद्र मिश्रा हैं, वो पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आज उनका लेक्चर है। तो 6 से 7 मेरा लेक्चर, 7 से 8 हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का लेक्चर, और 8 से 9 जैन साहब का लेक्चर होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा पूरा मॉड्यूल चलता है। तो 2 शिक्षक भी हैं और एक हमारा चयनित विद्यार्थी, बिल्कुल ताजा ताजा हवा चली है, और वो आकर के आपको पढ़ा रहा है, आप जैसा ही दिख रहा है, आप जैसी उम्र का है। और नेचुरली जब विद्यार्थी देखता है कि हमारे बीच में से उठ करके कोई हमें पढ़ाने आ रहा है और सिलेक्टेड है वो, तो उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आशीष की क्लास के बाद मैंने विद्यार्थियों के जब चेहरे देखे ना, उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास का भाव था, वो बड़ा सुकून दे रहा था कि यार ये तैयार हो गए हमारे विद्यार्थी। बस वही स्थिति आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपकी क्लास और उनकी क्लास अलग नहीं है। बस ये कि वो सामने बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर ऐप में बैठ करके हमें सुन रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 घंटे का 45 दिन का सेशन आपको अपने आप में पूर्ण बना देगा। ओके, और जो कुछ भी बचेगा आप हमारे 4 से 5 दिन के क्रैश कोर्स में बैठना आकर के, फिर मॉक इंटरव्यू लेना, वो भी तैयार हो जाएगा पूरा, है ना। तो ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, आप रिटर्न क्वालिफाइड हुए, इस अवसर को जाने मत देना हाथ से। अगला मौका कब मिलेगा कि कोई गारंटी नहीं है भाई। जो हाथ में आई हुई ये चीज है, चूके मत चौहान, सुना है ना, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, सुल्तान ऊपर बैठे हैं चूके मत चौहान। आपके सामने टारगेट है, लक्ष्य भेद करना ही है आपको। और संयोग से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत उच्च कोटि के शिक्षक हैं, बहुत उच्च कोटि अनुभवी लोग हैं साहब। हम सब 25-25, 30-30 साल का अनुभव रखने वाले टीचर हैं। अभी एक हमारे शिक्षक और हैं, वो भी आपको लेक्चर देंगे। उनको तो उनके बालों के रंग को देख करके आप उनका अनुभव बता देंगे। मेरे तो डाई किए हुए हैं, लेकिन उनके तो डाई भी नहीं है। एज पता चल जाएगी, 30 साल का अनुभव है उनके पास, शैक्षणिक अनुभव। तो 2 सयाने और 1 ताजा ताजा चयनित विद्यार्थी आपको पढ़ाएगा। ओके, तो इसमें जो सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके इंटरव्यू में, जिसमें विद्यार्थी फंस जाता है, वो है उसकी हॉबी, अभिरुचि, है ना भाई। कई विद्यार्थी बोलते साहब हमारी तो कोई अभिरुचि नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मनुष्य हैं, जीते जागते हांड मांस के इंसान हैं, तो आपकी कोई ना कोई अभिरुचि अवश्य होगी। ये बात अलग है कि आपको अपनी अभिरुचि का ज्ञान नहीं है कि आपकी अभिरुचि है क्या, लेकिन अभिरुचि अवश्य होगी। कोई शतरंज खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई क्रिकेट देखता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई डायरी लिखता है, कोई कथक नृत्य करता है, कोई लिप्पन आर्ट में रुचि रखता है, कोई मंडला आर्ट में, कोई पेंटिंग में, कोई चित्रकारी में, कोई कशीदेकारी में, कोई ना कोई लोकगीत गाने वाले, लोकगीत, लोक नृत्य करना, ये सब हॉबियां हैं। ओके,
तो अगर आपको फाइंड आउट नहीं है आपकी हॉबी क्या है तो हम आपको हेल्प करेंगे। फिर आपकी हॉबी से ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके तैयार करेंगे, है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ तो उससे आपको हॉबी में पता चल जाए। कई लोगों को मतलब लगता है कि भाई ऐसा काम करना जिससे आनंद की प्राप्ति हो वो हॉबी है। नहीं, हॉबी का आनंद से संबंध नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर व्यक्तियों को असामाजिक कार्य करने में आनंद मिलता है, दारू पीने में आनंद मिलता है। तो क्या दारू पीना हॉबी है क्या? नहीं, हॉबी का संबंध आत्मा की स्थिति से। ऐसा कोई कार्य करना जिससे आत्मा तृप्त हो जाए, मस्तिष्क की थकान दूर हो जाए, हम ऊर्जा और उत्साह से भर उठें, वो हॉबी होती है। मैं आपको प्रोफेशन हॉबी नहीं होती। अगर आप लिख दें कि मुझे पढ़ाना मेरी हॉबी है, नो, इट्स योर प्रोफेशन। बोलो साहब प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें पढ़ना ये मजबूरी है आपकी, इसको नहीं पढ़ोगे तो कैसे पास होगे। न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी हॉबी नहीं हो सकती, मजबूरी हो सकती है। ओके, तो मजबूरियों को हॉबी का नाम मत दो। हॉबी हॉबी होती है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ तो आपको ये आखिरी टॉपिक जो इंटरव्यू ट्रेनिंग का है ना ये भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि मुझे अभी बताना नहीं था, वो क्लास में बताता, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, बताने में कोई बुराई नहीं है ना। मिस्टर मुखर्जी हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। 25-30 सालों से वो लगातार बड़ी ईमानदारी से समय पर अपने कॉलेज जाते हैं, टू द पॉइंट अपनी क्लास लेते हैं, समय पर बच्चों का सिलेबस पूरा कराते हैं, बच्चों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स भी उनको बहुत पसंद करते हैं और बिल्कुल तल्लीनता से, बिल्कुल तन मन धन से बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी क्लास से बड़े बड़े IAS IPS निकल चुके हैं, सब बहुत बड़े बड़े लोग उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और शाम के 4-5 बजे तक लगातार अपनी क्लास लेते हैं। फिर कॉलेज में एजुकेशनल के अलावा कोई नॉन एजुकेशनल वर्क आ जाए तो वो भी निपटाते हैं, उसको भी उतनी ही तल्लीनता से करते हैं। उनका मानना है कि शासन हमें अच्छा वेतन दे रहा है, डिप्टी कलेक्टर से ज़्यादा सैलरी हम लोगों की है। एक सीनियर प्रोफेसर की सैलरी कलेक्टर IAS से भी ज़्यादा होती है। तो उनका मानना है कि शासन हमें जब इतनी तनख्वाह दे रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को ईमानदारी से सब कुछ दें ताकि वो कल को एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकें। तो मिस्टर मुखर्जी इसी भाव के साथ, सेवा भाव के साथ अपने कार्य को करते हैं और 5 बजे तक वो बहुत थक जाते हैं। भाई शिक्षण के काम में थकान तो होती है, 1 घंटे का बोलने में कितनी सारी एनर्जी खर्च होती है। ओके, तो घर आते हैं, अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, गेती फावड़ा खुरपी उठाते हैं और अपने बगीचे में चले जाते हैं, बागवानी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, लेकिन रुचि उनकी बागवानी में है। पौधों के बीच में उनको बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने करेले का पौधा लगा रखा है, देखते उसमें कितने करेले आ गए, मिर्ची के पेड़ में कितनी मिर्ची आ गई, नींबू कितने आ गए, वो देखते हैं बड़े खुश जाते हैं। 1 घंटा करीब अपने बागवानी करते हैं, उनकी पूरी थकान दूर हो जाती है। वो घर आते हैं, डिनर इनर करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, अगले दिन के लेक्चर को तैयार करते हैं और अगले दिन सो के उठते हैं और यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। ये उनका रूटीन है। अब यहां पर मिस्टर मुखर्जी का प्रोफेशन है टीचिंग, लेकिन हॉबी है उनकी गार्डनिंग। समझ में आया ना आपको? गार्डनिंग करने से टीचिंग की थकान उनकी दूर हो जाती है, आत्मा सर्वत्र आनंद की स्थिति में जाती है, मस्तिष्क ऊर्जावान हो जाता है और अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं। जिस दिन गार्डनिंग नहीं कर पाते उस दिन उनको जरूर कुछ लगता है कि आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अब वहीं पर एक माली काका हैं साहब, मेरे गांव के माली काका हैं, उनका तो काम ही बागवानी का है। वो सुबह 9 बजे से गेती फावड़ा लेकर के इस गार्डन उस गार्डन उस गार्डन दिन भर बागवानी का काम करते हैं। शाम तक वो भी थक जाते हैं, भाई मनुष्य हैं। घर जाते हैं तो काकी उनके लिए चाय बना करके रखती है, चाय पीते हैं, फिर टीवी चालू कर लेते हैं। उनके बेटे ने उनको टीवी खरीद के दे दिया है कि काका पिताजी टीवी देखा करो शाम को। वो टीवी लगा लेते हैं, फिर टीवी में कुछ अच्छी चीज़ आती है, गांव की कृषि दर्शन, बागवानी की जानकारी। फिर एक आजकल एक सीरियल बहुत चला है, गांव में बड़ा पॉपुलर है, पंचायत, जिसकी शूटिंग सीहोर जिले में हुई मध्य, वो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बढ़िया खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर तैयारी में अपने काम पे निकल जाते हैं।
तो यहाँ पर माली काका का प्रोफेशन गार्डनिंग है, बागवानी है, मगर उनकी हॉबी क्या है? टीवी देखना। तो प्रोफेशन और हॉबी अलग अलग होती हैं, लेकिन हॉबी को भले ही आप कम समय देते हो, लेकिन जितना भी समय देते हो उससे आपका प्रोफेशनल काम और अच्छा हो जाता है। एक तरीके से ये एनर्जी फ्यूल का काम करती है आपकी हॉबी जीवन में, कि जब भी हम उदास हों, जब भी थकान महसूस करें, तो ये हॉबी हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है, ऊर्जावान बना देती है। तो हॉबी का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपकी अपनी जो भी हॉबी होगी वो आपके डेफ से हमें पता चल जाएगी, और उस हॉबी के ऊपर भी हम लेक्चर देंगे, उससे संबंधित जो नोट्स होंगे वो हम आपके तैयार कराएंगे। तो ये आपका डेफ तैयार हो जाएगा। फिर आती विषयों की बारी। तो हर विषय के फैकल्टीज़ हमारे पास अलग अलग हैं। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर साइंस, हर विषय की फैकल्टीज़ हैं। तो लगभग मान चले 10 से 15 दिन हम आपको विषय नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको उस विषय का व्यवहारिक पक्ष बताएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। जैसे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप मान के चलिए यहाँ पर वो आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, वो आपके पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आपको अपने विषय के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में कितना ज्ञान है। एक होता है किताबी ज्ञान, बुक नॉलेज, और एक होता है बियॉन्ड बुक नॉलेज। अब जैसे IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है, किताबों से कभी नहीं पढ़ सकते आप, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान प्रस्तुत किया है, मैं यकीन बोल रहा हूँ आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, ये न्यूज़पेपर में आया, उसके ऊपर एनालिसिस तो हम लोग करेंगे। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, जो भी व्यवहारिक प्रश्न संभावित हैं, उत्तर सहित हम उनकी व्याख्या करेंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके जवाब को भी भेजेंगे। कोई सा भी विषय हो, सोशियोलॉजी हो, सोशियोलॉजी को एग्जाम्पल देख लेते हैं हम भाई। दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत है ना भाई। अब भारत में कई जिलों में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं भाई, पढ़ाई के प्रेशर में आकर के। कई विद्यार्थी कोचिंग क्लास करने दूसरे शहर जाते हैं, वहां पे सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई आपसे सुसाइड के बारे में नहीं पूछेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे भाई हमारे जो छात्र सुसाइड कर रहे हैं, दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत के हिसाब से इसका क्या कारण है और किस प्रकार की सुसाइड में आता है। कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में एंटोनियो ग्रामशी ने चेंजेस लेकर के आए, एक नया शब्द इस्तेमाल किया, हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है पूरी दुनिया में इस समय, वो क्या है? दैट इज पॉलिटिकल हेजेमनी। तो आपका जो भी विषय है उसमें 10 से 15 दिन तक हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, व्यवहारिक पक्ष के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका परीक्षण वहां पर किया जाएगा। विषय का परीक्षण हो चुका है, किताबी ज्ञान टेस्ट किया जा चुका है, किताब के बाहर आपको अपने विषय का कितना ज्ञान है ये टेस्ट होना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो 10 से 15 दिन हमारे विषय विशेषज्ञ आपको उसी का ज्ञान बढ़ाएंगे। फिर जब आप 45 दिन का होल सोल ट्रेनिंग ले लेंगे, तो इसके बाद फिर हम आपसे बोलेंगे कि अब आप इंदौर पधारें, हमारे क्रैश कोर्स में शामिल हों। उसकी कोई अलग से फीस नहीं है, आपकी इसी में शामिल है। 2 से 3, 4-5 भी मॉक इंटरव्यू जितने चाहे लें और अपने आप को तैयार करें। तो ये जो है ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, संकल्प एकेडमी इंदौर के नाम से आपको ऐप मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे प्रोग्राम में जाइए। पहले आप वहाँ पर हमारे को डेमो लेक्चर डले हुए हैं, उनको देखिए, हमारे टीचरों को सुनिए कि हमारे कैसे टीचर हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले हमारे डेमो लेक्चर सुनिए, उसके बाद आप हमारे ऐप में ज्वाइन होइए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाते हैं। राइट? तो विद्यार्थियों आपको यही बताना था, और मैं खुद भी, मैं कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं हूं भाई, संकल्प एकेडमी का विज्ञापन वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो टीचर हूं, फैकल्टी हूं मैं वहां पर।
ओके, तो शिक्षक के तरीके से अपनी बात बताएगा भाई। तो ये मुझे बोलना था आपको, तो आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फिर मर्जी आपकी। पहले ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर इंदौर में मुलाकात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, मॉक इंटरव्यू लेंगे, चाय पियेंगे, और आपके चयनित होने के बाद आपके हाथों से आपको मिठाई भी खिलाएंगे। जैसे आशीष उपाध्याय आए यहाँ पर पढ़ाने, हम आपको भी बुलाएंगे कि अगली बैच में आप भी आइए पढ़ाने। ओके, तो इतना पर्याप्त है। फिर इसके बाद फिर हम मिलते हैं क्लास में, मैं आपको रेगुलर मिलूंगा क्लास में पढ़ाते हुए। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।